नमस्कार। आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स स्टेशनरी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज का टर्म आया, ये चार्ज क्या होता है। तो अभी देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बताया हम लोगों ने कि इट इज द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। देखिए, एक टर्म यहाँ पे हमने यूज किया चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, कहेंगे चार्ज होती है प्रॉपर्टी ऑफ मास। समझ गए भाई। ये जो चार्ज का टर्म हम लोगों ने यूज किया है, तो चार्ज होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। यानी चार्ज यानी स्टेशनरी चार्ज की जो स्टडी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ जो टर्म यूज किया हमने चार्ज, तो चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, बेसिक। यानी मास की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे हम मास की बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं कर सकते मास पे, वैसे ही चार्ज पे भी हम बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं कर सकते हैं। यानी ये मास की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। अब देखिए, चार्ज की अगर बात किया जाए, तो चार्ज जब मास की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी चार्ज आपको वहीं मिलेगा जहां पे मास होगा। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है या सुन रखा है कि फोटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, फोटोन। लेकिन इस फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, जीरो। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। अब रेस्ट मास इसका जीरो होता है, इसलिए फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हम लिख देंगे यहाँ पे भाई, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, देन फोटोन इज चार्जलेस पार्टिकल। चार्जलेस पार्टिकल। अब चार्जलेस पार्टिकल क्यों है, क्योंकि इसका रेस्ट मास जीरो होता है, और चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। तो चार्ज वहीं होगा जहाँ पे मास होगा। अब मास जहाँ होगा वहाँ पे चार्ज होगा, क्योंकि मास की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन एक चीज़ हमें और भी याद रखनी पड़ेगी। यानी इस बात से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि चार्ज वहीं होगा जहाँ मास होगा, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जहाँ मास होगा वहाँ पे चार्ज होगा ही होगा। समझ गए ना। यानी देखिए, अभी एक पार्टिकल मैंने बताया कि इसके पास मास तो है, रेस्ट मास नहीं है, तो मूविंग कंडीशन में मास है। मास तो है, जब ये मूव करता है तो इसके पास फाइनाइट साइज में कुछ मास आ जाता है। बट मास आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। यानी चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन सारे मास पे चार्ज होगा, ये उतनी सही बात नहीं है। अब आगे हम लोग लौट करके यहाँ पे कि इसकी चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो जो होती हैं उनकी बात करते हैं। पहले जब फोटोन को हमने कह दिया कि ये रेस्ट मास जीरो है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ जो चार्ज होंगे, इन चार्ज से कुछ इमेजिनरी लाइन्स एमिट होती हैं। यानी चार्जेज एमिट इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस। अब अगर ये लाइन्स बाहर की तरफ होंगी, यानी कहाँ जा रही होंगी, कहेंगे इन्फिनिटी, तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर लाइंस चार्ज की तरफ आ रही होंगी, तब हम कहेंगे कि ये होगा नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइंस आती कहाँ से हैं, तो हम कहेंगे ये आती तो इन्फिनिटी से हैं। और ये चार्ज से जो निकल के जा रही हैं, ये जाएंगी कहाँ पे, कहेंगे ये भी इन्फिनिटी पे जाएंगी। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे
वो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट करेंगे, और ये लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज से निकल के कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगी इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ। अब जिस चार्ज में जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी, जैसे यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, तो ये जो लाइंस हैं इनसे क्या पता चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय चार्ज। समझ गए भाई? तो जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब इन लाइन को अभी हमने क्या कहा था, लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है इनका काम क्या है, तो इनका काम है चार्ज पे फोर्स लगाना। यानी जहाँ कहीं चार्ज होंगे इन चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा। किसकी वजह से होगा, इन्हीं लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से होगा। तो इसका मतलब है कि चार्जेस प्रोड्यूस attraction or repulsion when placed near other charge यानी इनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा अगर हम एक दो चार्ज को इधर उधर रखते हैं। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब ये चार्ज जो निकल गया है ना, तो अब यहाँ पे एक बात ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज क्या हो गया, कहेंगे लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट होता इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, इसीलिए चार्ज की मिनिमम वैल्यू है। और कितनी होती है, तो इस ई को लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। समझ गए भाई? तो इतना चार्ज ये इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए एग्जिस्ट करने की बात है तो चार्ज इससे भी कम एग्जिस्ट कर सकता है, यानी करता है, जिसको हम लोग क्वार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बट सॉरी चार्ज तो एग्जिस्ट करता है ई से भी कम, यानी चार्ज की और वैल्यू हो सकती है E/3, 2E/3 प्लस 2E/3, यानी क्वार्क होता है क्वार्क। तो जो क्वार्क का फॉर्मेशन होता है, उस क्वार्क के फॉर्मेशन में चार्ज की जो लीस्ट वैल्यू है यानी मिनिमम वैल्यू है, वो इस वैल्यू की 1/3 2/3 भी पॉसिबल है, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होती है। इसलिए इसी को हम लोगों ने क्या मान लिया, फंडामेंटल चार्ज। अब इसी को फंडामेंटल चार्ज और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी लिख दिया मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये जो कूलाम है, कूलाम क्या चीज़ है, क्या कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके, अब रिसर्च करने के बाद में उन्होंने जब इस चार्ज को रखा, आज वो जब दुनिया में नहीं है तो उन्हें हम लोग कैसे याद करें, तो उन्हें याद करने के लिए उनके नाम की ही यूनिट बना दी गई। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम हो गई, और ये एसआई यूनिट में आ जाती है। अब एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट के लिए अगर हम एसआई यूनिट की बात करें कि चार्ज की एसआई यूनिट, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर सेकेंड।
अब ये जो एम्पियर सेकेंड है इसी को हम लोग कूलाम के नाम से भी जानते हैं। समझ गए भाई, तो दोनों सेम यूनिट हो गई। अब इस एम्पियर सेकेंड को डायमेंशनली अगर आप लिखना चाहते हैं, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो एम्पियर के लिए ए हो गया, सेकेंड के लिए टी हो गया, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ चार्ज। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात जब समझ ही गए हैं तो फिर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फंडामेंटल चार्ज आप समझ गए। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट नेचर इंडिपेंडेंटली, यानी एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली, यानी मिनिमम चार्ज की वो वैल्यू जो नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। एग्जिस्ट करने की बात है तो ये जो मैंने वैल्यू लिख रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एग्जिस्ट करने की ही बात है, तो ये इसका 1/3 2/3 चार्ज भी पॉसिबल है क्वार्क के अंदर, लेकिन वो जो क्वार्क है वो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग उसको फंडामेंटल चार्ज नहीं कहते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। अब चार्ज की कुछ और भी यूनिट हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर यूनिट की बात किया जाए तो बहुत सारी यूनिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक तो एसआई यूनिट हो गई, और इस एसआई यूनिट में हम लोग चार्ज को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और इस एम्पियर सेकेंड को कूलाम के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो इस सीजीएस में हम लोग लिखते हैं इसको स्टैट कूलाम। स्टैट कूलम, यानी इसे हम ईएसयू के नाम से जानते हैं, ईएसयू। ई को इलेक्ट्रो, एस को स्टैटिक, और इसको यूनिट कहते हैं। ऐसे ही चार्ज की एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यूज करते हैं, एप कूलम, और इस एप कूलम को हम लोग EMU से डिनोट कर देते हैं, EMU। ई को कहते हैं इलेक्ट्रो, एम हो गया मैग्नेटिक, और यू हो गया यूनिट। यानी चार्ज की एक यूनिट हम लोग EMU भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एक होती है लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इस लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को आप 1 मोल चार्ज भी समझ सकते हैं, और इसे फैरेड के नाम से जानते हैं। होता है 96500 कूलाम। समझ गए? तो ये तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो गई, यानी बहुत सारी यूनिट है, बट हम लोग कौन सी यूनिट यूज करेंगे? एसआई यूनिट यूज करेंगे। और एसआई यूनिट में क्या होता है? एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम होगा चार्ज की यूनिट। समझ गए भाई? एम्पियर सेकेंड या कूलाम होगी। अब लौट करके आ गए कि भाई चार्ज तो समझ गए हम लोग, चार्ज क्या होता है? कहेंगे मास की प्रॉपर्टी होता है। मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कहेंगे प्लस माइनस क्यों लिख रखा था? तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव भी होगा और चार्ज का नेचर नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? कहेंगे अगर लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज से निकल के इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, निकल कर इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कहेंगे जब लाइन इन्फिनिटी से निकल करके चार्ज की तरफ आएंगी तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज दो हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इन लाइंस को क्या कहते हैं? कहेंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। काम इनका क्या है? कहेंगे ये फोर्स एक्सर्ट करती हैं या फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। तो जब एक चार्ज के पास में हम कोई दूसरा चार्ज लेकर के आएंगे तो ये लाइंस उस पर क्या करेंगी? फोर्स अप्लाई कर देंगी। फोर्स कैसा हो सकता है? कहेंगे अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। तो भाई अट्रैक्ट कब करेगा? कहेंगे अट्रैक्ट तो तब करेगा जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। तो फिर रिपेल कब करेगा? कहेंगे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो फिर ये रिपेल करेंगे। तो चार्जेस में एक प्रॉपर्टी हो गई, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स शो करते हैं जब उन्हें हम आसपास ला करके रखते हैं। तो भाई इतनी बात तो फिर कंप्लीट हो गई, ये और आपकी समझ में भी आ गई होगी। अब इतनी बात अगर समझ गए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ करके कहाँ जाएंगे? कहेंगे चार्ज की भी तो कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी।
अगर चार्ज मास की प्रॉपर्टी है तो चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होगा, तो चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे पहली, अगर हम चार्ज की पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, कहेंगे क्वांटाइजेशन यही होता है कि मान लीजिए आपको पेन खरीदने हैं और आप दुकान पे पहुंच गए। अब पेन खरीदने हैं, आप दुकान पे पहुंच गए तो दुकान से आप चाहे एक पेन खरीदो, दो पेन खरीदो, तीन पेन भी खरीद सकते हो, चार पांच पेन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने दुकान वाले से कह दिया कि नहीं मुझे 3.5 पेन चाहिए, 4.25 पेन चाहिए, तो क्या आपको दे पाएगा? बिल्कुल नहीं देगा। बस यही होता है क्वांटाइजेशन, कि नेचर में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो होल नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब होल नंबर, जैसे Q को हमने क्या लिखा भाई, प्लस माइनस, तो इसके नेचर के लिए लिख दिया n हो गया भाई होल नंबर, और लिख दिया E। तो अब n यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहेंगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर होगा। और ई क्या चीज है, कहेंगे ये है, ये फंडामेंटल चार्ज, ये हो गया फंडामेंटल चार्ज। तो इसके हिसाब से चार्ज क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, कहेंगे चार्ज फिर एग्जिस्ट करना चाहिए ई, या +-2e हो सकता है, +-3e हो सकता है, +-4e हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। फिर कहेंगे हो क्या नहीं सकता है, कहेंगे पहली चीज तो है कि ये जो n है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता, 0.3 भी नहीं हो सकता, यानी इस तरीके का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरीके का कोई नंबर नहीं होगा तो फिर चार्ज भी हमारा कभी भी इस तरीके का नहीं हो सकता। कैसा? 1/2e, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो जो 1/2e ये चार्ज भी नहीं हो सकता। या अगर हम कहें कि नहीं +-2/3e, कहेंगे ये भी नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये चार्ज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करता है मिनिमम, वो होल नंबर में होगा, E2 E3 E4 होगा। तो इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो समझ गए होंगे कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन। अब मान लीजिए आपसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई मान लीजिए हमारे पास में तो कोई बॉडी है। अब ये जो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए एक बॉडी है, और इस बॉडी में जो है ना, किसी ने कह दिया कि 6.8 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है। समझ गए भाई? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे Q = ±NE। अब यहाँ से n निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, Q/E होना चाहिए। अब गिवन चार्ज कितना है, 6.8 × 10⁻⁻19, और हम जानते हैं E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से क्या मिला हमको, 68/16। अब 68/16 क्या है, और अगर इसको छोटा करें तो ये हो गया 34/8। और ये जो 34/8 है ये होल नंबर नहीं है भाई। अगर ये होल नंबर होता, 2 3 4 5 कुछ भी होता, तो ये चार्ज एग्जिस्ट करता। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हम लोग कहेंगे दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यानी n क्या होना चाहिए था, होल नंबर होना चाहिए था। और यहाँ होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज कभी भी इस बॉडी पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ गए भाई? तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन क्या होता है, कहेंगे चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर। समझ गए भाई? और जब तक होल नंबर में नहीं होगा तो फिर चार्ज बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आ गए हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई चार्ज की, तो यहाँ पे भाई
अगली प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया इनवेरिएशन। अब ये इनवेरिएशन क्या होता है, कहेंगे इनवेरिएशन जो है, इनवेरिएशन क्या होता है, तो देखो इनवेरिएशन का मतलब है चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोशन और मोशन ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम मोशन और मोशन ऑफ रिफरेंस फ्रेम। यानी चार्ज जो है इसका मोशन से कोई लेना देना नहीं है, मोशन की वजह से चार्ज ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ना इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है, इंडिपेंडेंट है मोशन से। अब बात क्या हो गई कि जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कह दिया कि ये कोई बॉडी है, यहाँ पे ये एक बॉडी दिख रही है और इस पे जो चार्ज है वो है Q, इस पे जो चार्ज है वो कितना है Q नॉट, और इसका मास कितना है M नॉट, और ये बॉडी हमारी क्या है रेस्ट पे है, यानी ये है एट रेस्ट, और इस कंडीशन में कितना चार्ज है इस पे Q नॉट। अब ये सेम बॉडी है, इसने चलना शुरू कर दिया v वेलोसिटी से, और v वेलोसिटी से जब इसने चलना शुरू कर दिया, और v है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी इस बॉडी की जो स्पीड है उसे हम लाइट से कंपेयर कर सकते हैं, बराबर तो नहीं हो सकती बट उससे कंपैरिजन जरूर हो सकता है, समझ गए। तो जब कंपैरिजन करने लायक स्पीड से चलेगा तो इस बॉडी का जो मास है वो चेंज हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी बॉडी का मास तो चेंज हो करके m हो गया, बट इसका चार्ज अभी भी कितना रहेगा Q नॉट रहेगा। इसका मतलब है कि मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मोशन, मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मोशन अकॉर्डिंग टू रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने हम लोगों को बताया था। तो ये कि मास किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से मतलब वो ऑब्जेक्ट जो लाइट से कंपेयर करने लायक स्पीड से चल सके। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि आपने पार्क में दौड़ना शुरू कर दिया आपका मास बढ़ जाएगा, कोई कुत्ता दौड़ रहा है वो हाथी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपनी साइकिल को फुल स्पीड में दौड़ा दिया बाइक बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर वो स्पीड लाइट से कंपेयर करने लायक है तो बॉडी का मास चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। इतनी बात समझ गए होंगे। अब चार्ज की कुछ अगली प्रॉपर्टी की बात कर लिया जाए। तो जब हम चार्ज की किसी अगली प्रॉपर्टी में चलें उससे पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग मास मूविंग ऑब्जेक्ट का जिसकी स्पीड लाइट से कंपेयर करने लायक होगी, बॉडी का मास तो चेंज हो जाएगा बट बॉडी पे जितना मास चार्ज जितना पहले रहा होगा मोशन से पहले, उतना ही चार्ज ड्यूरिंग मोशन भी होगा, ड्यूरिंग मोशन भी होगा। समझ गए भाई, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं इनवेरिएशन। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को इनवेरिएशन। चलो भाई ये बात भी खत्म हो गई। कहेंगे और कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, कहेंगे बिल्कुल होती है भाई। अब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कहेंगे चार्ज नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, चार्ज नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय। फिर तो भाई जब चार्ज होगा नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, तो इस प्रॉपर्टी इस बात को क्या कहते हैं, कहेंगे यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, कहेंगे जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। चार्ज ना कभी कम होगा ना कभी ज़्यादा होगा, यानी नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय। बट चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है।
यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता। अब खत्म नहीं किया जा सकता तो फिर इधर देखिए, हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा कि एक ये लाइन बना दी हमने, और ये जो देख रहे हैं ना, ये है क्या चीज, कहेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सरफेस। अब ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस क्या होती है, कहेंगे ये वो सरफेस होती है जिस पे चार्ज मूव नहीं कर पाता। चार्ज को कहीं से भी ला के रख दो, जहां पे रख दोगे वहीं पे रखा रहेगा। आप ऐसा मान लीजिए कि चार्ज इस पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता, चार्ज यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता, जहां रख दोगे वहीं रखा रहेगा। क्या ऐसा लाने का क्या मतलब हुआ, तो मतलब साफ है कि मान लीजिए हमारे पास में एक ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे रखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे, थोड़ा ये दूर दूर रखे हुए हैं, कितने हो गए, 3। अब हमने क्या किया भाई, इनको आपस में टच करवा दिया। तो जब इनको हमने आपस में टच करवा दिया तो अब इनकी अपनी बॉडी तो कंडक्टिंग है, अब इनकी अपनी बॉडी कंडक्टिंग है तो क्या होगा, कहेंगे जैसे ही हम इनको टच करवाएंगे चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा। मान लीजिए पहले इस पे कितना था, +5 कूलम, -3 कूलम, +6 कूलम। अब क्या हो गया, कहेंगे जब हमने इनको टच करवा दिया तो कुछ चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में गया होगा। अब इसमें कितना हो गया, कहेंगे +7 कूलम हो गया, -4 कूलम हो गया। तो यहाँ कितना चार्ज होगा, ये अभी भी हमारे पास वही बॉडी है, ये क्या है बिफोर टचिंग और ये है आफ्टर टचिंग। तो जब इन्हें टच करवा दिया तब चार्ज इनके ऊपर जो दिख रहा है वो कितना है, +7 -4 और क्यू हो गया। इधर कितना चार्ज है, +5 -3 और +6 कूलम। कहेंगे तो इसमें कंजर्वेशन वाली बात क्या होगी, कहेंगे कंजर्वेशन वाली बात ये है कि इनिशियल चार्ज जितना था, यानी यहाँ पे जितना इनिशियल चार्ज था हमारे पास उतना ही फाइनल चार्ज होना चाहिए। अब उतना ही फाइनल चार्ज होगा, क्यों होगा भाई, कहेंगे चार्ज नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, इट विल रिमेन कंजर्व, यानी जितना था उतना ही रहेगा, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। अब नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा, कहेंगे +5 -3 +6, यहाँ क्या हो गया, +7 -4 +Q हो गया। तो अब यहाँ देखिए 11 है और 5 को ऐड कर लिए, कितना हो गया 11, 3 माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ हो गया भाई +8। इधर कितना हो गया, तो ये +7 है, ये 4 तो कितना हो गया +3 और ये रहा +Q। अब ये 3 इधर आ गए तो Q कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे Q हो गया +5 कूलम। अब इससे क्या पता चला, कहेंगे पहले भी देख लो, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना चार्ज था हमारे पास, टोटल +8। अब यहाँ अगर हम बात करें प्लस और यहाँ रख लें तो फिर हमारे पास उतना ही हो गया +8। समझ गए भाई, तो यानी जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज अभी भी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं जिनको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलो भाई इसके बाद में क्या होगा, कहेंगे इसके बाद में क्या होगा, अब बात करते हैं हम लोग चार्जिंग की, क्योंकि चार्ज नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय। तो चार्जिंग का क्या मतलब हुआ, अब चार्जिंग की अगर बात किया जाए कि चार्जिंग क्या होगा, तो चार्जिंग के लिए देखिए समझने वाली बात तो बस इतनी सी है, अब अगर चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो देखिए चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर। समझ गए भाई, ये हो गया भाई चार्जिंग। तो देखिए चार्जिंग का क्या मतलब हुआ, कहेंगे चार्जिंग का मतलब हुआ एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी पे चार्ज को हम कहीं से लाके ऐड कर दें या बॉडी से कुछ चार्ज बाहर निकाल लें, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग। अब निकालने वाली बात है तो इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को क्यों बाहर निकालेंगे, तो भाई बात यह है ना कि हम लोगों ने बचपन से जो पढ़ा है एटम, तो एटम की जो व्यवस्था होती है, यानी एटम में देखो आपने 3 पार्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में बैठे होते हैं। न्यूक्लियस में
फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होता है, वो भी अट्रैक्टिव होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये स्ट्रांग फोर्स की वजह से हाईली डेंस मटेरियल बनाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के न्यूक्लियस में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? कहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड में ये मूव किया करते हैं। जैसे जैसे ये बाहर की तरफ मूव करते जाते हैं, इनकी एनर्जी पॉजिटिव की ओर बढ़ रही होती है। यानी जितना पास में होंगे न्यूक्लियस के, उतनी इनकी एनर्जी नेगेटिव में होगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन और रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में। फिर क्या होगा? कहेंगे जैसे जैसे ऑर्बिट इनके बढ़ते जाएंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर क्या होगा? कहेंगे जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उनके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, सबसे कम फोर्स होगा। अब कम फोर्स होगा तो इनको बाहर निकालना बड़ा आसान है। जरा सी भी एनर्जी आप देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकाल सकते हैं तो इनको कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग कहते हैं चार्जिंग का मतलब होगा एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एडिशन की बात करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास में ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पे +10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। कहेंगे फिर क्या होगा? कहेंगे अब क्या होगा? अब तो ये न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए? ये न्यूट्रल हो गए। तो इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक्स बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी बात क्या होगी? कहेंगे दूसरी बात ये है कि अब मान लीजिए आपने कहीं से ला करके इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, यानी ये बॉडी कैसी है? कहेंगे न्यूट्रल। ये न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी में हमने कहीं से ला करके इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब 10 इलेक्ट्रॉन अगर इस पे हम ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कैसा हो जाएगा? कहेंगे नेगेटिव हो जाएगा। अब चार्ज तो नेगेटिव हो गया, यानी हमने क्या किया? कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। आप कहीं से ला के इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर रहे हैं। तो जब एडिशन किया इलेक्ट्रॉन का तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ गया इस पे, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी होता है। कितना होगा? कहेंगे 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कहेंगे मास तो भी इंक्रीज हो गया। मास क्या हो गया? इसका इंक्रीज हो गया। तो नेगेटिव चार्जिंग का क्या मतलब हुआ? कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप मास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट हो गया, लेकिन इसका अपना मास कुछ बढ़ गया, तो मास तो चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। अब क्या होगा? कहेंगे अब ये है कि मान लीजिए हमारे पास में अभी भी एक न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी में अगर हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया? 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब भाई 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जब 10 इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाल लिया तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो इस पे कैसा चार्ज एग्जिस्ट करेगा? कहेंगे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो बॉडी पे तो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अभी अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगा। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इंटू 10 इतना मास इसका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो मास क्या हो जाएगा? कहेंगे मास तो अब डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज इस पे पॉजिटिव होगा। पहले कैसी थी? न्यूट्रल थी। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग का मतलब एक ही हुआ कि एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन को तो मैं निकाल नहीं सकता किसी भी तरीके से। निकाला किसको जा सकता है? इलेक्ट्रॉन को। ऐड किसको किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बॉडी का मास भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉडी से
इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो फिर क्या होगा, कहेंगे बॉडी का मास कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने की वजह से इस बॉडी पे अब पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो चार्जिंग का टोटल प्रोसेस क्या हो गया, एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट एक जगह चार्ज पे ऐड कर देंगे तो ये क्या करेंगे, बॉडी को न्यूट्रल बना देंगे, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक्स बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहेंगे अच्छा चार्जिंग में यही होता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल यही होता है। फिर क्या होगा, चार्जिंग के कुछ तरीके क्या हैं, कहेंगे कोई बात नहीं, पहला तरीका जो हम लोग पढ़ते हैं वो है बाई रबिंग। पहले जो चार्जिंग का पहला तरीका है वो है बाई रबिंग। तो बाई रबिंग का मतलब क्या हुआ, कहेंगे दो ऑब्जेक्ट आप लीजिए और इनको आपस में रब कर दीजिए। तो जब आप इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे तब क्या होगा, चलो कोई नहीं, बाई रबिंग लिखा हुआ है, समझ गए भाई। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे और इनको आपस में रब करेंगे तो रब करने से जानते हैं क्या होगा, कहेंगे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो अब अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे जाएंगे तो जिस बॉडी से निकल के गए तो उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिस बॉडी में जाके कलेक्ट हुए उस पे उसने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया भाई। तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है उसका मास भी बढ़ जाएगा और उस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। लेकिन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसका मास भी कम हो जाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इसलिए इस पे अब चार्ज होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी दोनों हमारे पास जो न्यूट्रल बॉडी थी आपस में इन्हें रब किया तो रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो गए और हमारे पास में जो दो बॉडी थी दोनों की दोनों चार्ज हो गई। तो चार्जिंग का एक ये तरीका है जिसको हम कहते हैं बाई रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको, बाई रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए भाई। तो अभी चार्जिंग के लिए हमने क्या लिखा था, बाई रबिंग। समझ गए भाई। तो बाई रबिंग में क्या होगा ये समझ गए आप लोग। तो ये हो गया बाई रबिंग, इसका मतलब हो गया व्हेन टू बॉडीज रब टुगेदर then electron transfer from one body to another body। समझ गए भाई। कहेंगे अब ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या होगा, कहेंगे दो रिजल्ट आएंगे। पहली, द बॉडी विच इज लूज इलेक्ट्रॉन get positively charged and mass of body decreases। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ, कहेंगे द बॉडी विच इज gain electron get negatively charged and mass of body increases। समझ गए भाई। यानी यहाँ पे कौन सा खेल हो गया, कहेंगे एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ गए आप। तो ये चार्जिंग का पहला तरीका था बाई रबिंग। अब देखिए इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं कि जो टैंकर्स होते हैं, टैंकर, इन टैंकर्स पे चेन लटका देते हैं लोग, चेन टायर के पास क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि अर्थ
अर्थ के अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। तो जब ट्रक हमारा चल रहा होता है हाई स्पीड में, तो ट्रक की मेटेलिक बॉडी होती है। मेटल का मतलब क्या हुआ, कहेंगे कंडक्टर होता है। कंडक्टर है का क्या मतलब हुआ, कहेंगे इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, कहेंगे रब करके जैसे ही एयर निकलेगी, टैंकर मूव करेगा, तो एयर टैंकर की बॉडी को रब करके पीछे जा रही होगी। अब एयर रब करके जा रही है तो टैंकर की बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, ग्राउंड में गिर जाएंगे। अब ग्राउंड में गिर जाएंगे तो क्या होगा, कहेंगे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी टैंकर की बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो कहीं भी स्पार्किंग हो सकती है, यानी मामला बिगड़ सकता है। फिर क्या होगा, तो चेन से क्या होगा, कहेंगे चेन जब ग्राउंड में टच करती है तो ग्राउंड से निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो जो नेगेटिव चार्ज अर्थ से निकल के आएगा वो टैंकर की बॉडी को न्यूट्रल कर देगा, जिससे टैंकर को कोई हार्म ना पहुंचे। समझ गए भाई। तो ये तो आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं, या चार्जिंग बाय रबिंग। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, चलिए चार्जिंग का एक दूसरा तरीका भी है। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, कहेंगे वो होता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन, तो चार्जिंग का दूसरा तरीका है बाय कंडक्शन। अब ये कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो कंडक्शन का प्रोसेस होता है, देखिए जब हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आए, दो नहीं एक चार्ज लेकर के आए और एक न्यूट्रल, तो यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया भाई चार्ज, और दूसरा जो हम यहाँ पे लेकर के आए वो ले आए अनचार्ज। समझ गए भाई। तो दूसरा जो हम लेकर के आए वो ले आए अनचार्ज। अब ये दो हैं यहाँ पे, एक चार्ज है और दूसरा है अनचार्ज। देखिए ये तो फुली चार्ज है पहले से, और ये है अनचार्ज, यानी इसे हम न्यूट्रल कह सकते हैं। तो अब चार्ज है तो इस पे ये बहुत सारा चार्ज आपको दिख रहा होगा। अब ये जो चार्ज इस पे बहुत सारा दिख रहा है और ये है न्यूट्रल। समझ गए। जब हम इन दोनों को आपस में टच करवा के रखेंगे, यानी जब हम इसको टच करवा के रखेंगे तो क्या होगा, कहेंगे फिर होगा ये कि तो जब इसको हम आपस में टच करवा देंगे तो अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो इसके ऊपर क्या है, कहेंगे यहाँ तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पहले से भरा हुआ था, अब बहुत सारा चार्ज इस पे था पॉजिटिव, तो चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, कहेंगे ये चार्ज जो है ना यहाँ से जंप करके, यानी टच कर दिया तो इस बॉडी में आ जाएंगे। अब इस बॉडी में आ गई, ये तो पहले से चार्ज थी, और ये क्या थी हमारे पास, अनचार्ज। अब ये थी तो अनचार्ज, बट अब क्या हो गई, चार्ज हो गई। कैसे चार्ज हो गई, कहेंगे यहाँ से चार्ज निकल के इसमें आ गया, तो अब दोनों पे चार्ज दिखने लगा। अब दोनों पे जब चार्ज दिखने लगा, इनको हम फिर से अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का मतलब हो गया कि अब जैसे ये आपको दिख रही है ये बॉडी, इसको हमने कहा अब यहाँ रख लो भाई, और इधर भी आपको ये बॉडी दिख रही है, इसको भी आपने इधर कर लिया। तो अब इन दोनों पे क्या है, चार्ज हो गया। ये तो पहले से ही चार्ज थी, और उस पे टच करने से चार्ज बॉडी से निकल करके कुछ चार्ज चला गया, तो यहाँ पे दोनों की दोनों क्या हो गई, चार्ज हो गई। और दोनों चार्ज बॉडी पे किस नेचर का चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा। तो चार्जिंग का एक तरीका ये भी है कि जब हम किसी चार्ज बॉडी के टच में कोई अनचार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, जैसे एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज, इन दोनों को जब हम इस तरीके से टच करवा के रखेंगे तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स यहाँ चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज निकल करके अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा। और इन दोनों को अगर हम अलग अलग कर लें, फिर से सेपरेट कर लें, तो दोनों बॉडी पे हमारी चार्ज होगा, यानी दोनों की दोनों बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको, कंडक्शन कहते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे क्या चार्जिंग का कोई और भी तरीका हो सकता है, कहेंगे बिल्कुल होता है।
अब अगला तरीका क्या होता है, कहेंगे उसको कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं उसे, इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है भाई, तो देखिए भाई इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो अभी इंडक्शन क्या होता है वो बताते हैं आपको भाई। तो यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इंडक्शन क्या होगा, तो इंडक्शन के लिए देखिए, जब हम किसी चार्ज बॉडी को, यानी ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ना, ये चार्ज बॉडी है। अब इस चार्ज बॉडी के पास में अगर हम कोई अनचार्ज बॉडी लेकर के आ जाएं, अनचार्ज बॉडी, ये हो गई भाई अनचार्ज बॉडी। इस चार्ज बॉडी के पास में हम इसको लेकर के आ गए। अब इसको लेकर के आ गए तो क्या है, कहेंगे इस पे तो पहले से ही ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे जब ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, और इधर जो आपको दिख रही है वो है न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब हुआ, कहेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, कहेंगे होगा ये कि अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो रिपेल करके इधर चला जाएगा, लेकिन जो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज था वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इस साइड में आ जाएगा। तो इस बॉडी में क्या होगा, कहेंगे चार्ज पूरा का पूरा पोलराइज हो गया। अब चार्ज पोलराइज होगा तो क्या होगा, कहेंगे अब इसके बाद अगर इसी न्यूट्रल बॉडी को हम, ये जिसको हम न्यूट्रल बॉडी कह रहे थे, इसे हम ए कह लें, तो ये क्या हो गई बी। अब इस बी को अगर हम दो काम कर सकते हैं भाई, क्या दो काम कर सकते हैं, कहेंगे ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, इस न्यूट्रल बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, फिर क्या होगा, तो होगा ये कि जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो जितना भी इसमें पॉजिटिव चार्ज था, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सब रिपेल होके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। और इस बॉडी पे क्या बचेगा, केवल और केवल नेगेटिव चार्ज। तो ये भी चार्ज हो गई अब, लेकिन कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, कहेंगे इसी बॉडी को जिसमें चार्ज पोलराइज हो गया था, एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच में रख दीजिए। तो जब टच में रखेंगे तो इधर तो देखो भाई नेगेटिव चार्ज था, और इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो जंप करके यहाँ आ गया, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज तो इसमें आ जाएगा रिपेल करके, और इस पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज बचेगा इस पे, नेगेटिव चार्ज। तो अब नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे हो गया और इस पे सब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों को अगर हम फिर से सेपरेट कर लें तो ये दोनों चार्ज हो गई, बट इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कंडक्शन हो रहा है। लेकिन इनके बीच में क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज क्या हो गया, पोलराइज हो गया। वैसे अभी भी ये न्यूट्रल है, बट इसमें चार्ज क्या हो गया, पोलराइज हो गया। नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इस साइड में चला गया। अब इसी बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्ट किया, तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसका जो चार्ज है इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और ये चार्ज रिपेल होके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो ये बॉडी भी हमारी चार्ज हो गई, बट कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कहेंगे यही तो है इंडक्शन। तो चार्जिंग के तीन प्रोसेस हो गए। पहला बाई रबिंग, यानी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर होंगे। दूसरा प्रोसेस क्या था, कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी के साथ अनचार्ज बॉडी को टच में रखेंगे तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज निकल करके अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा। और तीसरा क्या था, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या देखा हम लोगों ने कि जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आएंगे किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, तो न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और दोनों ही रिपल्सिव फोर्स की वजह से पोलराइज हो जाएंगे। यानी एक साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर इनको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो लाइक चार्जेस हैं,
जो लाइक चार्जेज है वो रिपेल होके कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। अब लाइक चार्जेस से मतलब है हमारा कि अगर इस पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता, इस पे कैसा होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो यहाँ पे कैसा चार्ज कलेक्ट होता, पॉजिटिव, और यहाँ कैसा कलेक्ट होता, नेगेटिव। और इसको जब हम अर्थ से कनेक्ट करते तो सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाता, केवल पॉजिटिव चार्ज बचता। तो इंडक्शन में हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो अनचार्ज बॉडी में नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, और अगर चार्ज बॉडी में हमारी नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया भाई इंडक्शन। अब यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जो न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्या निकल करके आता है, तो उसके लिए देखो भाई, यहाँ पे जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी is directly proportional to size of body। यानी जिसका साइज बड़ा होगा उस पे ज़्यादा चार्ज होगा, और जिसका साइज कम होगा उस पे कम चार्ज होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, कहेंगे अब मान लीजिए ये बॉडी हो गई, अब ये हो गई, साथ में एक ये दूसरी बॉडी है, फिर क्या होगा, कहेंगे अब होगा ये कि मान लो इसकी रेडियस क्या है R1 और इसकी रेडियस क्या है R2। समझ गए भाई। तो Q क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मान लीजिए इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है कितना, Q1, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो है Q2। समझ गए भाई। अब क्या होगा, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज का मतलब रेडियस। अब अगर इन दोनों को हम आपस में टच करके रखें, दोनों को आपस में अगर हम टच करके रखें तो क्या होगा, कहेंगे चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब एक से निकल के दूसरे में जाएगा तो कितना जाएगा, कहेंगे इसकी रेडियस में तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, ना इधर वाले की रेडियस चेंज होगी। हाँ, चार्ज बाय कंडक्शन प्रोसेस एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जा सकता है। तो भाई ये कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, कहेंगे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी तो बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो Q1 डैश है, इस Q1 डैश प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसकी रेडियस, और इस पे जो फाइनल चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R2 हो गया। तो यहाँ Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो क्या होगा, कहेंगे R1 अपॉन R2 होगा, या फिर Q1 डैश इज टू Q2 डैश क्या होगा, कहेंगे ये होना चाहिए R1 इज टू R2। तो फिर Q1 डैश होगा कितना, कहेंगे पहले टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। अब इसका रेशियो कितना है, R1 अपॉन में क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो, यानी टच करने के बाद इतना चार्ज होना चाहिए। दूसरी बॉडी में कितना चार्ज होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो। तो जब दो को टच करेंगे तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और है, अब क्या है, कहेंगे मान लीजिए दोनों की रेडियस इक्वल होती, तो अब दोनों की रेडियस इक्वल होती तो फिर दोनों क्या होगा, साइज बराबर हो गए तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड करेंगे। कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में R1 R2 लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से टच करने के बाद भाई कंडक्शन जब हम चार्ज कर रहे होंगे तो टच करने के बाद ये अमाउंट बॉडी में नजर आएगा चार्ज का आफ्टर टचिंग। समझ गए भाई। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और है, अब आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो कोई बात नहीं, फिर हम लिख रहे होते कि Q1 डैश अब हो जाना चाहिए Q1 माइनस Q2, ऐसा अपॉन में क्या लिख दिया हमने, R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या लिख दिया R1। दूसरी बॉडी पे क्या हो जाएगा भाई, Q1 माइनस Q2
अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ इसका रेशियो क्या था R2। अब बात यह है कि ऐसा हमने किया क्यों? तो ऐसा हमने इसलिए किया कि जो हमारे पास में बॉडी थी, उन बॉडी पे जो चार्ज था वो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था। अब एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था, इसलिए हमको ऐसा कुछ करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। तो इनको जैसे ही हमने ऐसे टच कर दिया, ये कंडीशन हो गई भाई। यानी क्योंकि इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, रेडियस इसकी थी R1, कितना चार्ज था Q1, और दूसरी जो बॉडी थी उसकी रेडियस थी R2, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज था Q2। अब इन दोनों को जब टच करवा दिया तो रेडियस में तो कोई फर्क आएगा नहीं। अब इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पे चार्ज क्या हो गया Q2 डैश, और वही Q1 Q2 हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ अगर फिर कह दिया जाए कि R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अब ऐसी कंडीशन होगी यानी आइडेंटिकल बॉडी होंगी, तब Q1 डैश कितना होगा? तो कोई नहीं, हम लिखते Q1 माइनस Q2 बाई 2, और Q2 डैश क्या हो जाता? तो Q2 डैश भी हो जाता Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। यानी तब दोनों के साइज तो पहले से ही इक्वल थे, अब चार्ज भी दोनों पे इक्वल होगा। यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बॉडी, साइज पे डिपेंड करती है। आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा साइज से कैपेसिटी, बॉडी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है साइज के अकॉर्डिंग। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई, अब अगर इतनी सी बात आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ करके आ गए तो यहाँ पे हमने लिखा भाई कूलाम्स लॉ। समझ गए भाई क्या लिखा हमने? तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया भाई कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है? तो भाई हो गया कूलाम्स लॉ। तो देखिए कूलाम्स लॉ की अगर बात किया जाए तो कूलाम्स लॉ होता है कि जब हम दो पॉइंट लाइक चार्ज, यानी जब दो छोटे छोटे चार्ज, एक चार्ज मान लीजिए ये क्या है Q1, और R डिस्टेंस पे हम दूसरा चार्ज ला के रखें यहाँ पे Q2। समझ गए भाई? अब ऐसे ला के रखेंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अब कितना फोर्स लगेगा वाली बात हो गई। तो यहाँ जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी इनके बीच कितना फोर्स लगेगा? कहेंगे जितना भी इनका प्रोडक्ट बनता हो। और क्या होगा? कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। यानी ये जितना ज्यादा पास में होंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितनी दूर दूर रखे होंगे उतना ही फोर्स कम होता जाएगा। यानी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जब हम दो पॉइंट चार्ज यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance। अब अगर इनको हम कंबाइंड करके लिखें तो F प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? कहेंगे कुछ नहीं करना, ज़्यादा हटा दीजिए। यानी प्रोपोर्शनल साइन को हम जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा हमको। तो लिख दिया हमने कांस्टेंट, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है इसको कुछ लोग तो K से भी डिनोट कर देते हैं, बट इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो आपको 4 पाई दिख रहा है, ये 4 पाई होता है सॉलिड एंगल। 4 पाई क्या होता है? कहेंगे ये तो सॉलिड एंगल होता है। और ये जो लिखा हुआ है ये है परमिटिविटी। इस टर्म को पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और है क्या चीज? कहेंगे परमिटिविटी।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, कहेंगे या तो एयर होगी या फिर वैक्यूम हो। समझ गए, या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो। तो उस समय जो परमिटिविटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ गए भाई, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला भी जानना चाहें तो कूलाम स्क्वायर क्या हो गया, A2T2। न्यूटन को क्या लिखते हैं आप, ML T-2। मीटर क्या हो गया, L2। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी मिल जाएगा भाई, M-1 L-3 T4A2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब आप कह रहे होंगे डायमेंशनल फार्मूला क्यों बता रहे हैं हमको, क्योंकि 2014 में इसी का आया था एग्जाम में। समझ गए भाई, डायमेंशनल फार्मूला लिखना था एप्सिलॉन नॉट का। तो ये हो गया भाई डायमेंशनल फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, कहेंगे फिर जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ये के, इस के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू क्या होगी, तो के की जो वैल्यू है जिसको हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू, चलिए अब देखिए अगर के की बात कर रहे हैं तो के, अब जो के लिख रखा है हमने, के, जिस के को हमने कहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू लिखते हैं एसआई सिस्टम में तो ये होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और अगर आप इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में जानना चाहते हैं तो फिर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितनी होगी 1, और एसआई सिस्टम में कितनी होगी 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ हमको चार्ज लिखने पड़ेंगे कूलाम में, डिस्टेंस को हम लिखेंगे मीटर में, तो ये वैल्यू इस्तेमाल होगी। सीजीएस में चार्ज हमको लिखना होगा ESU में, डिस्टेंस लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो हमको फिर सीजीएस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी होगी 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। इतनी बात समझ गए भाई। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अब इसके बेस पे तो फोर्स कितना लगा, कहेंगे फोर्स हो गया भाई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अगर और अच्छा लिखना चाहें तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, फिर आप इसे लिखेंगे F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू वही है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने फोर्स लिख लिया। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये होगा फोर्स। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये रहा भाई कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ में अब देखिए हमने जो दो चार्ज रखे थे, Q1 था और दूसरा क्या Q2 था। लौट के फिर इधर आ गए। यहाँ आने के बाद हमने कहा भाई एक तो ये चार्ज हो गया Q1 और ये है R डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज Q2। तो यहाँ जो फोर्स है वो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी Q1 और Q2 पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अभी अभी हमने लिखा है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स लिखा है इसके क्या मतलब होगा, कहेंगे इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है, कहेंगे यहाँ जो फोर्स है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, कहेंगे चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, यानी ये हो गया पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स।
अब पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है तो कौन सा प्रॉब्लम आ गई, कहेंगे कंजर्वेटिव होगा फिर, क्योंकि पोजीशन डिपेंडेंट है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। समझ गए भाई, पोजीशन डिपेंडेंट है तो कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा, कहेंगे अब इसके अगेंस्ट जितना भी वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, या ये कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो ये हो गया भाई कंजर्वेटिव। दूसरी क्या बात हुई, तो दूसरी बात ये हुई कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टर्म एप्साइलन। अब ये जो एप्साइलन नॉट लिखा है ये है परमिटिविटी। समझ गए ना, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का क्या मतलब हुआ, कहेंगे एयर या वैक्यूम। अब एयर या वैक्यूम है, कहेंगे अगर इसके अलावा कोई मीडियम हो कहेंगे फोर्स बदल जाएगा। समझ गए भाई। और एप्साइलन क्या होता है, कहेंगे ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो भाई परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। तो क्या होगा, कहेंगे जब मीडियम बदल जाएगा तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी बदल जाएगा। यानी ये कूलाम्ब जो फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। चलो मीडियम बदल जाएगा तो ये फोर्स बदल जाएगा, सेपरेशन चेंज होगा तो ये फोर्स चेंज होगा। और क्या हो सकता है, कहेंगे और ये हो सकता है कि इन पे मैग्नीट्यूड चार्ज का कुछ भी हो, लेकिन फोर्स जो लगेगा दोनों पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज will be equal in magnitude। समझ गए भाई, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, कहेंगे जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम रख दे 1 कूलाम, यहाँ पे रख दें 10 कूलाम। समझ गए, ये मान लो 1 कूलाम है, यहाँ पे जो रखा हुआ है वो 10 कूलाम है। दोनों कैसे हैं, कहेंगे दोनों पॉजिटिव हैं। फिर क्या होगा, कहेंगे रिपेल करेंगे। ये इस पे इधर फोर्स लगाएंगे और ये इनको इधर की तरफ रिपेल करेंगे। तो यहाँ फोर्स क्या होगा, कहेंगे वही K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, कहेंगे K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। तो भाई यहाँ तो F1 और F2 का रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। भले ही इसको हम कहें 1 कूलाम और इसको क्या कहें 10 कूलाम, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया। अब एक चीज और है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की बात होगी। अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब हुआ, यानी अगर ये लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों नेगेटिव हुए कहेंगे तो भी रिपेल करेंगे। समझ गए भाई। तो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और क्या खास बात है इस फोर्स के साथ, कहेंगे देखिए फोर्स जैसे अभी ये भी लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो ये जो R है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। समझ गए। अब अगर डिस्टेंस इससे कम होगी तो क्या होगा, कहेंगे जब डिस्टेंस होती है 10⁻⁻15 मीटर से कम तो उसको हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। क्या कहते हैं, फर्मी लेवल। और वहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर क्या होगा, कहेंगे वहाँ पे केवल और केवल न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ गए भाई। तो इसलिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मोर देन 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होना चाहिए, कहेंगे कई कई किलोमीटर तक भी काम चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।